Good morning, students. Today we are going to start with our next poem, To a Skylark by P.B. Shelley. अभी कल हम लोगों ने स्काईलार्क की जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड वो कंप्लीट की है और जिस तरह से उस पोएम में जो एक्सप्रेशंस उसने शो किए कैसे वो वेस्ट विंड की तरह बनना चाहता है और he concludes the poem on an optimistic note. If winter comes, can spring be far behind? Almost इस विश्वास के साथ कि विंटर जो है विंटर जो है आने के बाद स्प्रिंग आएगी. दिस प्रोफेसी इज द मैसेज ऑफ मैन, मैसेज टू मैन ऑफ द रीबर्थ ऑफ सोल, है ना. अच्छे टाइम विल चेंज एंड दैट rebirth of soul is going to happen. इस आशावादी संदेश के साथ कि जितनी भी अंधकार हैं, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, उन सब का अंत हो जाएगा और अंत में जो है सब कुछ अच्छा हो जाएगा, like that. And now, in this poem, To a Skylark, जैसे वो वेस्ट विंड से बहुत इंस्पायर्ड था और उसकी जैसी क्वालिटीज़ एक्वायर करना चाहता था, उसकी जैसे ही वाइल्ड और प्राउड और स्विफ्ट होना चाहता था, ऐसे ही स्काईलार्क का सॉन्ग सुनने के बाद में यही फीलिंग्स जो हैं शैले के माइंड में आती हैं कि वो इतना अच्छा कैसे गा लेती है, या जो उसकी पोइट्री है या उसका जो सॉन्ग है, सॉरी नॉट पोइट्री, वो कितना मेलोडियस है, कितना इंस्पायरिंग है. तो जो स्काईलार्क है ये एक सिंबल है शैले की पोइटिक इंस्पिरेशन का, और वो पोइटिक इंस्पिरेशन कुछ ऐसा पाना चाहती है जो कि एथीरियल है और जो बहुत ही पहुंच से उसके परे है. क्योंकि उसे लगता है कि ये जो बर्ड है ये इंग्लैंड का ही बर्ड है, नेटिव ऑफ आवर लैंड बात करता है वो, और कई सारे सैड हार्ट्स को उसने खुश किया है क्योंकि उसके जो ब्लेदे जुबिलेंट नोट्स हैं और क्लाउड्स और अर्थ के बीच में वो पोर करती हुई, और उसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है बट वी कांट सी हर, है ना. उसकी वाइल्ड मेलोडी जो है वो हमारे कानों तक पहुंच रही है, उसका जो म्यूज़िक है वो हमारे कानों में रिंग कर रहा है and all that. And इसीलिए ये जो ode to a skylark, basically it is an ode because it's a very long poem. और before starting the poem we will look into the summary of the poem so that आपको जो poem को लेके जो clarifications है थोड़ा सा clear हो जाए, एक clarity आ जाएगी. To a Skylark by Percy Bysshe Shelley is an ode to the blithe essence of a singing skylark,
ब्लेदे इज कंसर्न विद जॉय, है ना, खुशी से, असीम खुशी से. एसेंस ऑफ अ सिंगिंग skylark and how human beings are unable to ever reach that same bliss. मैंने कहा ना वो खुशी जो है वो कैसी है, ब्लिसफुल, जिससे हमारी आत्मा जो है प्रसन्न हो जाती है, एक ब्लिस की तरह है ना. वो हमें, द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर स्पॉटिंग अ skylark flying above him. He can hear the song clearly. The bird song unpremeditated. Unpremeditated, it is unplanned and beautiful. ऊपर एक स्पेक सा नज़र आ रहा है, एक पॉइंट सा नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बर्ड जो है वो फ्लाई कर रही है, बट यू कान, क्योंकि वो इतनी हाई है इसलिए आप उसको क्लियरली देख नहीं सकते. Shelley is stunned by the music produced by the bird and entranced by its movement as it flies into the clouds and out of sight. Entranced वर्ड यूज़ किया ना, ट्रांस की तरह है, जादू है, आप बिल्कुल चकित हो जाते हो, आप बिल्कुल आप पर जादुई असर हो जाता है. और उसकी जो मूवमेंट है वो क्लाउड्स में है, आउट ऑफ साइट है, क्लियरली हमें दिखाई नहीं दे रही. Although he can no longer see it, he is still able to hear it and feel its presence. अब यहाँ ये जो बर्ड है स्काईलार्क, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्योर अनब्रिडल्ड हैप्पीनेस दैट शेले इज़ डेस्परेटली सीकिंग. शेले की लाइफ में जिन चीज़ों की कमी है, लाइफ में वो जो प्रेम चाहते थे वो प्रेम नहीं मिल पाया, अपनी लाइफ को लेके वो बहुत डेस्परेट रहे एज अ यंग मैन भी, है ना. आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, कल हमने ये पढ़ा था. तो यानी जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कंसिड्रेशंस, बहुत सारी परप्लेक्सिटीज़ जो है उनके माइंड में है, और इस तरह से उस डिप्रेशन से, नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन, वो जो डेस्परेट हैं लाइफ को लेकर, उससे मुक्ति दिलाने के लिए ये सॉन्ग जो है, ये बर्ड जो है वो उनको इस तरफ ले जा सकती है. दिस डिप्रेशन, दिस डेस्परेशन comes through in the next stanzas. He's desperately seeking that joy, that love, that life in his own life. The poet then embarks on a number of metaphors through which he is hoping to better understand what the bird is and what he can accurately compare it to. देखिए, बर्ड के लिए सॉरी, नॉट बर्ड्स, स्काईलार्क की बात हो रही है, तो उसके लिए जो उसने मेटाफर्स यूज़ किए हैं, हाई बॉर्न मेडन, vernal showers that rain on the flowers below. Skylark is like rainbow clouds, epitome of all joyous things. Epitome is the highest zenith. The next section of the ode is used to ask the skylark to reveal what inspires it to sing such a glorious song. पोएट जो है वो पूछ रहा है कि उसकी इंस्पिरेशन का सोर्स क्या है, कैसे वो इतने अच्छे और ग्लोरियस सॉन्ग्स गा पाती है. फिर उससे वो क्वेश्चन करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं उसके सॉन्ग को इतना अच्छा बनाने में. फील्ड्स, वेव्स, माउंटेन्स, कुड इट बी, ही स्पेकुलेट्स, shapes of sky or plain, whatever it may be. Shelley has never seen anything that could force such sounds from his own voice. Basically, पोइट जो है वो ये समझ नहीं पा रहा है what skylark actually is and with what it resembles most. मिस्ट्री है उसके लिए ये बर्ड, although it's an earthly thing,
बट वो उसे कैसे लगती है, एक एथीरियल, एक स्पिरिट। और जो स्काईलार्क की सॉन्ग की जो मेलोडी है, जो ब्यूटी है, जो चार्म है, उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी इस ओड में। He states that for a creature to have the ability to sing in such a way, it must know nothing of sorrow or annoyance. जिस तरह से वो गा रही है और जिस तरह से खुश होकर वो गा रही है, तो ऐसा लगता है कि उसे कभी किसी तरह का कोई दुख, कोई परेशानी कभी आई ही नहीं। द बर्ड मस्ट हैव द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड लाइफ, है ना, अंडरस्टैंड डेथ, फील नो कंसर्न अबाउट इट। दिस इज वाई ह्यूमन्स में never reach the same state of happiness that the skylark exists within. इसीलिए उसने कहा है, वो कहता है, we look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. The poem is full of metaphors and different images, क्योंकि ये जो poem है इसके 6 स्टैंजाज हैं बेसिकली। और इन 6 स्टैंजाज के थ्रू पोइट जो है ही इज़ ट्राइंग टू पे अ ट्रिब्यूट टू द स्काईलार्क। उसकी वेरियस फ्लाइट्स को वो डिस्क्राइब कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स में। जब वो सोर कर रही है, शी इज सोरिंग एंड सिंगिंग एंड disappears in the clouds. And basically जो नोट्स हैं स्काईलार्क के वो इतने ब्राइट, इतने कीन हैं जैसे कि बीम्स ऑफ द मून। और जैसे जैसे वो नीचे आती है तो इट रिजेंबल्स अप्रोचिंग ऑफ द मून, मॉर्निंग सॉरी। सॉन्ग जो है स्काईलार्क का, इट परवेड्स द अर्थ एंड द स्काई एंड द होल वर्ल्ड इज़ फिल्ड विद इट, just as the sky is over flooded with the light of the moon sending forth its beam from behind a solitary cloud on an otherwise cloudless night. सिमिलर मैनर में जिस तरह से आसमान के अंदर जब मून होता है, अगर वो चाहे किसी बादल के पीछे छुपा हो तब भी उसकी चांदनी जो है उसका एहसास सब तरफ रहता है। इसी तरह से ये बर्ड जो है, ऑल्दो यू कैन सी दैट बर्ड, इट्स सोरिंग हाई, इट्स इनविजिबल, पर उसकी जो म्यूज़िक है, जो मेलोडी है उसके सॉन्ग की, वो हमें सुनाई दे रही है। और द पोएम कंक्लूड्स with the poet pleading with the bird to teach him half the gladness that thy main must know. Even that small amount would provide Shelley with the ability to produce harmonious madness. वो कहता है मुझे अपना स्किल सिखा दो, ये जो कला है, teach me half the gladness that thy brain must know. Such harmonious madness from my lips would flow. क्योंकि अगर मैं वो आधा भी सीख जाऊँगा तो जो हारमोनियस सॉन्ग्स में पोएम्स में गाने वाला हूँ, तो वो हारमोनी जो है एक मैडनेस लेकर आएगी, that would force the world to listen to him just as raptly as he is listening to the skylark now. बाध्य हो जाएगा संसार उसको सुनने के लिए, उतना ही डूब जाएगा, उतना ही खो जाएगा जैसे कि खुद शैले जो है स्काईलार्क के सॉन्ग में खोया हुआ है, उसके सॉन्ग को सुन रहा है। तो ये तो आपकी पोएम की ऑलमोस्ट मैंने आपको जिस्ट बता दिया है कि व्हाट दिस पोएम इज़ अबाउट। स्काईलार्क का जो सॉन्ग है उसके बारे में वो बात कर रहा है और उसके लिए उसने डिफरेंट मेटाफर्स यूज़ किए हैं। जब हम ये पोएम को पढ़ेंगे
उस टाइम उसके अलग अलग मेटाफर्स को हम देखेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आपको इस पोएम में या पहले की दूसरी पोएम्स में भी अगर कोई हो तो मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।